स्वागत है आपको कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारत भौतिक पर्यावरण में। हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं भारतीय मरुस्थल से, है ना। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। ये देखो, ये अपना अरावली पहाड़ी है, ये पूरे उत्तर पूर्व में उसके भारतीय मरुस्थल फैला है। इसको नाम क्या देते हैं? थार मरुस्थल, है ना। ये क्या पाकिस्तान में भी फैला हुआ है यही क्षेत्र। है क्या ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर क्या अनुदैर्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। अब ये दोनों संरचनाएं क्या होती हैं? अनुदैर्य रेतीले टीले तब बनते हैं जब क्या रेत की आपूर्ति कम हो, रेत की आपूर्ति कम हो और पवन स्थायी दिशा में बहती हो, है ना। तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है, तो इनको अनुदैर्य रेतीली टीले बोलते हैं। और बरखान तब बनते हैं जब पवन की दिशा तो स्थायी हो लेकिन रेत की आपूर्ति खूब हो, है ना। तो इस प्रकार की संरचना जब बन जाती है ना, तो उसको बरखान बोल देते हैं। यहाँ पे क्या 150 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। अब वर्षा कम होगी तो ऑब्वियस बात है वो शुष्क क्षेत्र बोला जाएगा, वो, है ना। अब जब शुष्कता पाई जाती है ना उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे वनस्पति भी कम उगती है, तो इसलिए ना इसको वनस्पति रहित क्षेत्र भी बोल देते हैं ना। तो इन्हीं स्थलाकृति गुणों के कारण इसको क्या मरुस्थल नाम दे देते हैं। हमें ऐसा माना जाता है कि जो अपना मरुस्थल है ना, मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। तो मेसोजोइक काल को भूगोल वेत्ताओं ने ना 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक रखा है ना। तो इसको ना एज ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं, जब क्या सरीसृपों का जन्म हो रहा था, है ना। अब ये मेसोजोइक काल से इसकी पुष्टि वहां पे पाई जाने वाली ना, इसकी पुष्टि आकाल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध तथा जैसलमेर में निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। वहाँ पे आकाल नामक स्थान है, वहाँ पे काष्ठ जीवाश्म पार्क है ना। तो वहाँ पे क्या कुछ लकड़ियाँ हैं जो उस काल की उत्पत्ति की साक्ष्य देती हैं, प्रमाण देती हैं, ठीक है। ये काष्ठ जीवाश्म की आयु क्या 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। हमने प्रायद्वीपीय पठार की वीडियो में देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा बनाता है ना, वो अरावली पर्वत बनाता है ना। और आपको पता है कि अरावली अरावली का ये विस्तार, अरावली का ये विस्तार ये भारतीय मरुस्थल है ना। यद्यपि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित होती है। भौतिक अपक्षय में आप जानते हो कि कोई अपरदन होता है, लेकिन क्या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होता है। अब यांत्रिक क्रिया में वायु, है ना, और जल के द्वारा अपरदन को भी शामिल किया जाता है। अब यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, जैसे कि अभी देखे आपने अनुदैर्य रेतीले टीले, है ना। छत्रक चट्टानें तब बनती हैं जब पवन द्वारा जो बहाकर रेत लाई जाती है, रेत के द्वारा कुछ चट्टानों पर लगातार चोट पहुंचाई जाती है, तो उसका अपरदन होने लगता है। एक्चुअली ये चट्टान बहुत मृदुल टाइप की होती हैं, भंगुर टाइप की होती हैं, इसलिए इनका अपरदन जल्दी होने लगता है ना। इस प्रकार की संरचना होती है छत्रक चट्टानें, छतरी नुमा आकृति होती है, इसलिए इनको छत्रक बोल देते हैं। अब क्या भारतीय मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, क्या सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। आपने अभी मैप में देखते हैं, ये देखो, ये अपना थार डेजर्ट भारतीय मरुस्थल है ना, ये अपनी इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, और ये है अपना रण ऑफ कच्छ। तो उत्तरी उत्तरी भाग कौन सा है? ये सिंध की ओर ढाल वाला है, ठीक है। और दक्षिण भाग कौन सा है? रण ऑफ कच्छ की ओर ढाल वाला है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। अल्पकालिक इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा एक तो कम होती है, अभी आपने देखा कि 150 मिलीमीटर होती है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या जल ठहर नहीं पाया जाता लंबे समय तक। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। लूनी नदी क्या जो है ना अपने रन ऑफ कच्छ में ही लुप्त हो जाती है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक बाष्पीकरण की वजह से प्रदेश हमेशा जल का घाटा रहता है, ऑब्वियस बात है। कुछ नदियों तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, जैसे कि लूनी नदी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यह अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अफवाह वो अफवाह होते हैं जब क्या नदी
अपने उद्गम स्थान से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, समुद्र से पहले ही लुप्त हो जाती है, जैसे कि लूनी नदी है ना, तो उसको अंतःस्थलीय उपवा बोल देते हैं। यह नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। एक्चुअली प्लाया प्लाया ही झील होती है। ये झील क्या होती है, मरुस्थल के बीच में होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो तापमान ज़्यादा होने के कारण बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल धीरे धीरे कम होने लगता है, और जल कम होने लगता है तो यहाँ पे क्या, उसमें जल में मिले लवण यहाँ पे निक्षेपित हो जाते हैं, जो जो क्या नमक नमक बनाते हैं, तो प्लायाओं से ज़्यादा नमक बनाता है। तो इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं तटीय मैदान पर। तटीय मैदान, भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। कितनी, देखो मुकलैंड की जो तटरेखा है ना, वो ज़्यादातर 6100 किलोमीटर तक है ना। और अब द्वीपों की भी तटरेखा मिला ली जाती है ना, तो उसकी लंबाई हो जाती है 7870 किलोमीटर। ठीक है, स्थिति सक्रिय भूआकृतिक क्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, है ना। अब पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण क्यों है, क्योंकि जब अपनी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी ना, हिमालय की उत्पत्ति होने के कारण के पूरी भारतीय प्लेट में तनाव उत्पन्न हुआ, तो जो पश्चिमी तट का भाग है, पश्चिमी तट का भाग है ना, ये समुद्र में धंस गया था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या, जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण इसलिए बन जाते हैं ये। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित है, अब पानी में डूब चुका है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है, क्योंकि समुद्र का जल अंदर घुस गया, तो इसलिए यहाँ पे ना एक बहुत संकीर्ण पट्टी टाइप की है यहाँ पे। मैं आपको ना एक सैटेलाइट इमेज बताता हूँ, जिससे आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये पश्चिमी पर्वत है अपने, है ना, पश्चिमी घाट के पर्वत, ये पूर्वी घाट के पर्वत हैं। ये देखो, ये वाला ये मैदानी क्षेत्र है ना, ये बहुत संकीर्ण है कंपेरिजन टू पूर्वी तट के। ये देखो बहुत चौड़े हैं थोड़े से। हो रहा है आपका विजुअल क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। एक्चुअली पत्तनों के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां अच्छी तरीके से प्रदान क्यों करते हैं ये क्या, क्योंकि पश्चिमी तट क्या है, बहुत गहरे हैं यहाँ पे। अब गहराई होने के कारण इससे आसानी से पहुँच पाते हैं तट तक, तो इसलिए यहाँ पे पत्तनों के विकास अच्छे तरीके से हो पाते हैं। यहाँ पर कुछ बंदरगाह हैं, जैसे कांडला, ये गुजरात में स्थित है। मझगांव, JLN नावा सेवा, है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। मरमा गांव, मैंगलोर, कोचीन। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं, गुजरात में इसको क्या, कच्छ और काठियावाड़ तट बोल देते हैं। महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट। कर्नाटक और केरल में क्रमशः इसको मालाबार तट बोल देते हैं, है ना। इसको अपन मैप के द्वारा थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला क्षेत्र है ना, इसको कच्छ तट बोल देते हैं। ये वाले क्षेत्र को काठियावाड़ तट बोल देते हैं। जो मुंबई का जो तटीय रेखा है, उसको कोंकण तट बोल देते हैं। गोवा वाले क्षेत्र को गोवा तट बोल देते हैं। और ये कर्नाटक और केरल तक का जो तट फैला हुआ है, उसको मालाबार तट बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, मध्य में संकीर्ण है, और उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इन तटीय मैदानों में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि एक तो पश्चिमी तट की ओर जो नदियां बहती हैं ना, बहुत कम दूरी तय करती हैं, और दूसरी बात, बहुत कम दूरी तय करती हैं, तो इससे क्या होता है, ये अपरदन कम करती हैं और अपसादों का कम निक्षेपण करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल है। कयाल एक ऐसी झील होती है जो क्या, समुद्र का पानी ना मेनलैंड में घुस जाता है, और बाद में क्या, समुद्र के द्वारा जो बहाकर अवसाद लाए जाते हैं ना, तट में निक्षेपित करे जाते हैं, तो ये पूरी पैक हो जाती है, तो समुद्र से विलग हो जाती है, तो यहाँ पे ये एक झील की आकृति बन जाती है, तो उसको कयाल बोलते हैं।
इसको मैप में भी देखते हैं, जैसे अपन ने केरल के तट पे देखी है। ये देखो, इसमें क्या हो जाता है, समुद्र का पानी मेनलैंड में घुस जाता है ना, और फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये अपसाद निक्षेपित कर दिए जाते हैं। तो पूरा का पूरा समुद्र का पानी इससे कट जाता है, तो एक झीलनुमा आकृति बन जाती है। इसको कयाल बोल देते हैं, जिसमें क्या मछली पकड़ने, अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बालाम काली नौका दौड़ का आयोजन होता है। ये पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। आपने बागी मूवी देखी होगी, बागी मूवी में एक सीन दिया हुआ है, तो आपको उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। अभी अपन ने सैटेलाइट इमेज में देखा था। उभरे हुए तट का उदाहरण है। उभरे हुए तट का उदाहरण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नदियों द्वारा बहाकर जो अपसाद लाए जाते हैं ना, वे यहाँ पे निक्षेपित कर दिए जाते हैं, तो उसकी गहराई कम हो जाती है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि अपसाद बहाकर लेके जाती हैं बहुत ज़्यादा। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ का डेल्टा निर्माण शामिल है ना। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम होते हैं, क्योंकि उभरे तट होने के कारण क्या, इनकी गहराई कम होती है। गहराई कम होने पे क्या, जहाज वगैरह तट तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें कठिनाइयाँ होती है, तो इसलिए यहाँ पे पत्तनों का निर्माण बहुत कम हो पाते हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल होता है। अब महाद्वीपीय शेल्फ क्या होती है, एक्चुअली जब महाद्वीप ना समुद्र महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीप का वो भाग जो समुद्र में डूबा रहता है, एक्चुअली इसकी ढलान बहुत कम होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो उभरा हुआ क्षेत्र होता है। तो पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए, ये आपको सर्च करना है गूगल से। अब आते हैं द्वीप समूह पे। भारत में प्रमुख द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा है अरब सागर में, है ना। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है ना, उसमें कम से कम 572 द्वीप हैं, है ना। ये फैले हैं 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तक, ये अक्षांश है, और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व से ये देशांतर है ना। रीची द्वीप समूह, लवरीन द्वीप समूह, है ना। क्या रीची द्वीप समूह है ना, ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित द्वीप समूह है, और ये लवरीन है ना, ये साउथ अंडमान में द्वीप समूह है ना। इसको मैप में देख लेते हैं अपन, है ना। ये देखो मिडिल अंडमान, इसके पूर्व में क्या रीच द्वीप समूह है ना। साउथ अंडमान के साउथ में यहाँ पे लवरीन द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये देखो 10 डिग्री चैनल से उत्तर में जो है ना, उसको अंडमान आइलैंड बोल देते हैं, और साउथ में जो है उसको निकोबार आइलैंड बोल देते हैं, ठीक है। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। यहाँ पे क्या बैरन आइलैंड नामक एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये लाइन याद रखना, क्योंकि यूपीएससी के PYQ है, एग्जैक्ट लाइन उठा के उसने पूछ रखी है। ये देखो ये बैरन आइलैंड है ना, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक नारकोंडम, ये निष्क्रिय है। ये द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थरों और गोलाश्मों से बने हुए हैं। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन यानी बीच, ठीक है। प्रवाल निक्षेप क्या होते हैं, एक्चुअली ये प्रवाल जीव होते हैं जो मर जाते हैं ना, फिर ये अपने कंकाल से इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको प्रवाल द्वीप समूह बोल देते हैं। मैं इसका एक चित्र बता, ये देखो एक रिंग टाइप की संरचना बना लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एटोल बोलते हैं, ठीक है। ये मालदीव में बहुत पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में भी पाई जाती हैं। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा क्या, जब जब तापमान के द्वारा पानी का बाष्पीकरण होता है ना, तो ऊपर बादल बन जाते हैं, और बादल वहीं के वहीं पानी वर्षा कर देते हैं, तो उसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। भूमध्य रेखी प्रकार की वनस्पति उगती है। भूमध्य रेखी प्रकार की मतलब
भूमध्य रेखा के आसपास क्या वर्षा अधिक होती है और तापमान अधिक रहती है। तो उन्हीं जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ पे वनस्पति वनस्पति उगती है, तो उसको भूमध्य प्रकार की वनस्पति बोलते हैं ना। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है। इसको भी अपन चित्र में देख लेते हैं। ये देखो, ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये मिनिकॉय, ये पूरे लक्षद्वीप के ही भाग है ना। ये क्या, ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल के तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है, इस चीज़ को याद रखना है ना। यहाँ 36 द्वीप हैं और 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जो क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप, दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अवध गुटिकाएं, सिंगिल, गोलास्मिकाएं और गोलास्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है पूरा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सकता है उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के पास जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।